स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा रक्षाबंधन स्पेशल। और आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस खास दिन हम आपके लिए पेशकश लेकर आ रहे हैं आर्थिक सुरक्षा की मजबूत डोर। ये राखी स्पेशल शो है जिसमें कि आज इस शो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि भाइयों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपने बहन के आर्थिक रूप से उनको सशक्त बना सके। क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, पूरे देश भर में ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है। बदले में भाई भी अपने बहन को गिफ्ट देकर उनकी सुरक्षा का वचन देता है। इस सुरक्षा के बंधन को और मजबूत करने के लिए आप अपनी बहनों की आर्थिक सुरक्षा का भी ऊपर ध्यान दे सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग करने में एक भाई उनकी मदद भी कर सकता है। तो असल मायने में ये हुआ ना एक सुरक्षा का बंधन, रक्षाबंधन। अगर आपकी बहन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए जिसमें आप उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सके तो फिर इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। तो चलिए हम इस शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच आज अपने समय देने के लिए, अपना कीमती ईटी नाउ स्वदेश को और इस खास चर्चा में हमारे साथ पेश होने के लिए। तो आज ये जो हम शो कर रहे हैं ये हम एक तरीके से भाइयों की मदद कर रहे हैं इस खास पर्व पर कि उनको थोड़ा आइडिया हो सके कि वो किस तरीके से अपनी बहनों की टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं और साथ ही इसी के साथ ही साथ वो खुद की भी मदद कर सकते हैं बेहतर तरीके से टैक्स प्लानिंग करने में। तो आज इस शो के ज़रिए उनको गिफ्ट्स के कुछ बेहतरीन आइडिया हम आपके ज़रिए देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जब हम इस चर्चा को शुरू करें तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अब इक्विटी मार्केट में धीरे धीरे लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं और अगर टैक्स प्लानिंग भी इसके साथ जुड़ जाए तो फिर तो बात ही क्या। तो ऐसे में ईएलएसएस ये एक काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि अगर आपको मार्केट में भी पार्टिसिपेट करना है, टैक्स प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो फिर इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट और क्या हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ईएलएसएस क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं और किस तरीके से आप इसके ज़रिए प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो ईएलएसएस है वो एक प्रकार का म्यूचुअल फंड का स्कीम है। बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है इन्वेस्टमेंट करते टाइम, पर जो ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है उसमें आप निवेश करते हैं तो उसमें आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। दूसरी सब एलिजिबल आइटम है उसके साथ में। जहाँ तक प्रश्न है कि भाई कैसे मदद कर सकता है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन वाली बात है कि आप उन सिस्टर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकती है ईएलएसएस में निवेश करके। चूँकि ईएलएसएस में निवेश करने पर खुद को ही टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो ब्रदर अगर निवेश करेंगे तो वो भाई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकता। तो वो एक काम कर सकते हैं कि अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को ब्रदर अपने खाते में से या तो रेगुलर ट्रांसफ़र सेटअप कर दे और इन टर्न सिस्टर कोई अच्छी ईएलएसएस में एसआईपी सेटअप कर दे। अगर भाई का दिल बड़ा है तो 1.5 लाख रुपए तक गिफ्ट कर दे, मतलब एक साथ नहीं करना चाहे नहीं करे, बजट कंस्ट्रेंट हो तो आप मंथली ट्रांसफ़र सेटअप कर दे अपने बैंक अकाउंट में और उसी समय अपनी सिस्टर के अकाउंट में भी आप एसआईपी मंथली एसआईपी सेटअप कर दे। इससे सिस्टर को मतलब अच्छा फंड एक्यूमुलेट करने में मदद मिलेगी। तो ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसके ज़रिए आप इक्विटी मार्केट में भी निवेश शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि बलवंत जी हमें बता भी रहे थे कि 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो आप उनको कुछ अमाउंट या तो आप ट्रांसफ़र करिए, उनका एसआईपी खाता खुलवाने में उनकी मदद कीजिए, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद भी शुरू करिए, अपनी बहन के लिए अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करिए और वो जो रकम आप जुटाएंगे उसकी मदद किसी तरीके से एक वित्तीय
हेल्प हो सकती है आपकी बहन के लिए, तो उसकी शुरुआत आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहन के लिए शुरू करते हैं तो आपको उसका टैक्स का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एटीसी के अंडर जैसा कि बलवंत जी भी बताए थे कि 1.5 लाख तक का बेनिफिट आपकी बहन को मिल सकता है। चाहे तो आप खुद भी अपने तरीके से वो शुरू कर सकते हैं अपनी बहन के लिए, और बाद में जब उनको ज़रूरत हो तो उनकी फाइनेंशियल मदद भी हो सकती है। तो ये एक तरीका है इस रक्षाबंधन अपनी बहन को गिफ्ट करने का, उनके लिए ईएलएसएस खाता खुलवाकर। बलवंत जी, ईएलएसएस में लॉक इन के नियम क्या है? देखिए पूजा, ऐसा है कि ईएलएसएस में जो लॉक इन है वो 3 साल का है। मतलब 3 साल के पहले आप वो पैसा नहीं निकाल सकते। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये 3 साल का लॉक इन है वो हर एक एसआईपी के संदर्भ में गिना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने तीसरे साल में जो लास्ट एसआईपी हो गई और वो एसआईपी होते ही आपका पूरा जो ईएलएसएस का अकाउंट है वो डीफ्रीज होता है, वो नहीं। आपकी हर एक एसआईपी का कंप्लीट 3 साल होना चाहिए। एक बात और मैं पूजा बताना चाहूँगा व्यूअर को कि भले ही ये लॉक इन पीरियड ईएलएसएस का 3 साल है, परंतु इक्विटी चूंकि वॉलेटाइल प्रोडक्ट है तो जरूरी नहीं कि जब 3 साल का पीरियड पूरा हो जाए तब मार्केट, इक्विटी मार्केट अच्छे शेप में हो। तो आपकी मानसिक रूप से तैयारी होनी चाहिए कि आप कम से कम 5 साल निवेशित रहेंगे, जिससे आपको जब जो मैच्योरिटी पे आपको अच्छी अमाउंट मिल जाए। बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि अगर आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, तो ये मार्केट के जोखिम के भी अधीन है, उसका भी आप ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि 3 साल में आपको बड़ा पैसा मिल जाए। हो सकता है मार्केट या उस समय माहौल ठीक ना हो, तो उसका जोखिम भी आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये होते इसलिए कि आप लंबे समय के लिए इसमें बने रहें और इसका फ़ायदा उठाएं। अब आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे तरीके की गिफ्ट की बात करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। आप सभी ट्रैवल की भी, घूमने फिरने की भी योजना बना रहे होंगे। तो घूमने फिरने के साथ ही साथ टैक्स का फ़ायदा, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे एलटीए के ज़रिए। बलवंत जी, एलटीए के बारे में बताइए और कैसे इसका फ़ायदा मिल सकता है, कैसे एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट के रूप में एलटीए की मदद कर सकता है। देखिए पूजा, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर आपको कोई लीव ट्रैवल असिस्टेंस देता है तो वो 4 साल के ब्लॉक पीरियड में 2 बार आप अवेल कर सकते हैं, और वो जो एलटीए का पैसा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो अगर आपकी सिस्टर अगर फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप इस रक्षाबंधन के मौके पर उसको एक कोई हॉलीडे ट्रिप गिफ्ट कर सकते हैं। परंतु जो टैक्स बेनिफिट है एलटीए का, वो जो फेयर है जाने आने का, उस पर ही मिलेगा। और एक कंडीशन और है कि जब ये हॉलीडे, आपकी सिस्टर हॉलीडे पे जा रही है तो आपका साथ में होना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि उसका फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी सिस्टर की शादी नहीं हुई है, आपके साथ हो रही है, साथ रह रही है, तो आप उसको घुमाने भी ले जा सकते हैं एज अ रक्षाबंधन की गिफ्ट। तो एलटीए के कुछ और भी नियम के बारे में बताइए। अगर किसी को अभी प्लानिंग करना शुरू करनी है तो किन किन बातों का, किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए? अगर मान लीजिए अपनी बहन के लिए प्लानिंग कर रहा है, इसमें क्या सिर्फ टिकट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए या फिर और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं, और क्या कुछ लिमिट है इसमें? देखिए पूजा, मॉनेटरी लिमिट तो जो एलटीए की है वो नहीं है, परंतु अगर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके पास में जो जाने आने की टिकट है वो आपके पास होनी चाहिए, और वो आपको एम्प्लॉयर को सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर जैसे कोई रूट पे जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती है तो वहाँ पे आप टैक्सी फेयर भी क्लेम कर सकते हैं, परंतु वो जो फर्स्ट क्लास फेयर है उतने किलोमीटर का, वही उस हिसाब से आपका एलटीए का क्लेम होगा। मैं बताना चाहूँगा कि एलटीए का क्लेम आप आपके खुद के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए और डिपेंडेंट सिबलिंग के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात पूजा है कि आपको यह डॉक्यूमेंट है अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जो टैक्स कट जाए उसके पहले अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो एम्प्लॉयर उस एलटीए को टैक्सेबल गिनेगा और फिर उस पर टैक्स काट देगा। फिर वापस आपको अपने आईटीआर में उसको क्लेम करना पड़ेगा। वो थोड़ा ज़्यादा झंझट वाला मामला है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देखेगा कि एम्प्लॉयर ने टैक्सेबल
ट्रीट किया है और एम्प्लॉय एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है तो वो थोड़ा रेड फ्लैग हो जाता है उस केस में। ठीक है। तो एलटीए के ज़रिए भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आप घूमने का प्लान बनाइए, अपनी बहन को साथ में लेकर जाइए और उसके ज़रिए आप खुद की भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी बहन वर्किंग है तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसका एलटीए सेव करने में उनकी मदद हो सकती है अगर उनके नाम पे आप सारी टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ऑफिस के नियमों को भी समझ लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर किस लिमिट तक आपको एलटीए प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट आप पता कर लीजिए। और इसी के साथ ही साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रैवल से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, वो भी आप रखिए अपने पास संभाल के। अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी, और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी क्या नियम है यहाँ पर ये समझ लीजिए। तो वो आप भाई बहन दोनों मिलकर घूमने की भी प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अक्सर अब जब त्योहारी सीज़न शुरू हो चुका है तो सोने की भी मांग हम देखते हैं कि बढ़ती है। गिफ्ट के रूप में गोल्ड का भी आदान प्रदान किया जाता है, भाई अपने बहनों को गिफ्ट देते हैं, ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। लेकिन गोल्ड अगर इस तरीके से गिफ्ट किया जाए कि उनकी टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों साथ में हो सके तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बलवंत जी, अक्सर हम देखते हैं कि भाई बहन राखी के मौके पर एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं और गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी क्या देना सही होगा उनके आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, या फिर और तरीके हैं जिसके ज़रिए वो सोने में निवेश कर सकते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि ज्वेलरी जो है वो कंजम्पशन की आइटम हो जाती है, आप उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। क्योंकि आप जैसे ज्वेलरी खरीद के बाहर आ जाते हैं उसकी जो वैल्यू है वो 15-20% उसके जो मेकिंग चार्जेस वगैरह है उसकी वजह से कम हो जाती है। तो अगर आप आपके सिस्टर को टेंजिबल गिफ्ट देना चाहते हैं जिसको उसकी पूरी वैल्यू मिल जाए तो आप या तो उसको गोल्ड कॉइन वगैरह दे सकते हैं। तो गोल्ड कॉइन में नॉर्मली आपका जो इतना डेप्रीशिएशन है वो नहीं होता है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आपकी सिस्टर को फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड ईटीएफ है या गोल्ड सेविंग फंड है उसमें पैसा डलवा सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूजा मेरी राय में सबसे बेहतर तरीका जो है वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। मतलब ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है आरबीआई के थ्रू, और इसमें क्या है कि आपको 2.5% का जो ब्याज है वो इश्यू प्राइस पे मिलता है। इसके अलावा जो एप्रिसिएशन होता है, मतलब जब आप रिडीम होंगे 8 साल बाद में तो उस टाइम जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। परंतु इश्यू प्राइस और रिडीम्पशन प्राइस में जो डिफरेंस होता है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यह टैक्स एग्जम्पशन आपको बाकी दूसरे जो गोल्ड के प्रोडक्ट है उसमें उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपको निवेश करना है तो आपको करवाना है आपकी सिस्टर के नाम से, तो आपसे अपनी सिस्टर को सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड गिफ्ट कर सकते हैं या उनके नाम से खरीद भी सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहेंगे। आपने बताया कि एसजीबी सबसे बेहतरीन तरीका होता है निवेश करने का अगर आपको गोल्ड खरीदना ही है तो जो ज्वेलरी के बदले आप डिजिटल तरीके से ले सकते हैं और एसजीबी बेहतर है। ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। किस तरीके से इसमें निवेश कर सकते हैं? क्या कुछ मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है इसमें? लॉक इन कितना होता है? और इसके अलावा क्या कुछ टैक्स के भी फ़ायदे मिल सकते हैं? अगर एसजीबी नहीं तो क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए टैक्स के फ़ायदे यहाँ पर मिल सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पूजा बताया कि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है उसका इश्यू समय समय पर आता रहता है, और इंडिविजुअल और एचयूएफ है वो 1 साल का 4 लाख रुपए 4 किलो तक इसमें निवेश कर सकते हैं। आप इसमें फिजिकल, मतलब आप फिजिकल सर्टिफिकेट चाहे तो फिजिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप डीमेट में चाहे तो डीमेट में भी ले सकते हैं। आप चाहे तो जो बॉन्ड है वो मार्केट से भी खरीद सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में भी लिस्टेड है। परंतु और चाहे तो मार्केट में भी बेच सकते हैं। भले इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल है, मतलब उसका टेन्योर 8 साल है, उसका लॉक इन पीरियड 5 साल है, और 5 साल के बाद में आप इसको चाहे तो अर्ली रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। परंतु अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कभी भी मार्केट में आप इसको बेच सकते हैं।
मतलब जो इन्वेस्टमेंट पे तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, परंतु जैसे मैंने बताया कि जब ये रिडिम्पशन करेंगे, अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, परंतु ये जो रिडिम्पशन करेंगे सीधा आप आरबीआई के साथ में, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए यह कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट है, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। परंतु जो इंटरेस्ट मैंने बताया 2.5% के हिसाब से मिलता है वो टैक्सेबल है, और ये साल में 2 बार मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं। एनुअल इंटरेस्ट है वो 2.5% है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो इश्यू प्राइस पे होता है, मतलब किस फेस वैल्यू पे आपका जो गोल्ड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है इश्यू हुआ है उस पर 2.5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये थोड़ा समझना चाहेंगे शॉर्ट में बलवंत जी कि इस पे जो ब्याज मिल रहा है वो टैक्सेबल है, लेकिन मेच्योरिटी जो 8 साल की मेच्योरिटी होती है इसकी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके बाद जो अमाउंट मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल है, और हाँ। जो ये बॉन्ड है अगर आप मार्केट में बेचते हैं, चूंकि ये लिस्टेड है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेच सकते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे बेचेंगे और उसमें प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल है, आपका लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गेन गिना जाएगा। परंतु जी जी। चूंकि आप 5 साल के बाद में रिडिम्पशन के लिए जा सकते हैं, जब रिडिम्पशन की विंडो खुलती है, तो भले आप जी जी। ओरिजिनल टेन्योर 8 साल तक रखें या 5 साल के बाद कभी भी रिडीम करवाएं, तो उस समय जो आपका कैपिटल गेन होता है वो पूरी तरह से आपके हाथ में टैक्स फ्री है। और ये जो टैक्स का ओके। एग्जेम्पशन कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही है। भले इसमें इन्वेस्टमेंट एचयूएफ भी कर सकती है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी हाँ। कर सकती है, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। पर कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल को अवेलेबल है, इवन एचयूएफ को भी नहीं है। तो एचयूएफ को अगर ओके। निवेश करती है तो उनको भले वो मार्केट में बेचे या रिडिम्पशन करवाए, उनको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है एसजीबी। इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो फिर पूरा का पूरा पैसा आपका, उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप मार्केट में इसे खरीदते बेचते हैं तो उस पर कैपिटल होने वाला कैपिटल गेन वहाँ पर आपको टैक्स मिलेगा। अदरवाइज मेच्योरिटी तक अगर आप इसे होल्ड करें तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये तो हर भाई अपनी बहन को एज ए गिफ्ट के तौर पर देना चाहिए। तो गोल्ड ज्वेलरी के बदले, फिजिकल ज्वेलरी के बदले अगर आप डिजिटल तरीके से उनको देते हैं तो काफ़ी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट भी है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि अगर आप इसको रिडीम कराते हैं तो आपको कैश भी मिल जाएगा, यानी कि अगर पैसों की भी ज़रूरत हुई, किसी वित्तीय अगर संकट में आप आ गए और अगर आपको पैसों की भी ज़रूरत हुई तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ आप एसबीजी में भी, यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन अब एक और तरीके से आप अपनी बहन की मदद कर सकते हैं, उसे गिफ्ट दे सकते हैं, और वो है अपने पेरेंट्स के ज़रिए। क्योंकि क्या होता है कि जब टैक्स के फ़ायदे की बात होती है तो अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी निवेश की शुरुआत करते हैं वहाँ पर उनको टैक्स का फ़ायदा तो होता ही होता है। तो अगर डायरेक्टली आप टैक्स में उनकी मदद ना, डायरेक्टली नहीं, अपनी टैक्स में बचत ना कर पाए, अगर इनडायरेक्टली किसी तरीके से उनकी मदद हो जाए, आपके पेरेंट्स की भी आपकी बहन की भी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बलवंत जी, ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी और आप अपनी बहन की भी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग में मदद कर सकते हैं? पूजा 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो अगर आपकी सिस्टर 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप कुछ पैसा जो अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं आपके पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए, और पेरेंट्स हैं वो उसको उस पैसे से उसके आपकी बहन का मतलब उनकी डॉटर का सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यह 15 साल तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर अकाउंट पहले से ही खुला हुआ है तो आपको फिर वो 10 साल वाली रेस्ट्रिक्शन भी लागू नहीं होती है। तो आप पैसा अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दीजिए, पेरेंट्स उसमें डिपॉजिट कर देंगे तो पेरेंट्स को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपकी सिस्टर है वो इंडिपेंडेंट है, मैरिड है, तो दूसरा तरीका है कि आप
उनको या तो उनको सीधा गिफ्ट कर दीजिए, तो वो उसमें पीपीएफ में पैसा डाल दें। अगर पीपीएफ का अकाउंट नहीं है तो पीपीएफ का अकाउंट खोल दें। अगर आपके सिस्टर की टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, आपके पेरेंट्स टैक्स स्लैब में है, तो आप पैसा अपने पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए और पेरेंट्स उनके आपकी सिस्टर के पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा पूजा, कि जो पीपीएफ अकाउंट में जो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए आप मतलब उनकी डॉटर का या सन का फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। मतलब इवन अगर आपका सन 50 साल से ऊपर हो गया है तो भी आप उनके पेरेंट्स उनके पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल के टैक्स बचा सकते हैं। तो यह आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको गिफ्ट देने से टैक्स की ज़्यादा बचत होगी, और उस हिसाब से आप भले इधर आप आपके सिस्टर को डायरेक्ट गिफ्ट दे दीजिए या आपके पेरेंट्स को गिफ्ट कर दीजिए और पेरेंट्स आपके सिस्टर के पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल देंगे। बिल्कुल। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे तरीके हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स की भी आपकी मदद हो जाएगी, उनकी भी टैक्स प्लानिंग हो जाएगी सुकन्या समृद्धि योजना के ज़रिए, और पीपीएफ में भी पीपीएफ के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पीपीएफ में कोई एज ब्रैकेट नहीं है, उनका डिपेंडेंट होना आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, आप शुरुआत कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि तो बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर कोई छोटी बहन है आपकी 10 साल से कम उम्र की है तो उसके लिए आप अभी से प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये दो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्योंकि रक्षाबंधन की बात हो रही है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है, तो गिफ्ट्स पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। परवन जी बताइए, इनकम टैक्स प्रोविजन क्या कहता है गिफ्टिंग को लेकर? देखिए पूजा, ऐसा है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पहले तो गिफ्ट टैक्स हुआ करता था, जो गिफ्ट देने वाला है उसको टैक्स भरना पड़ता था, परंतु यह निकाल दिया गया है और अभी यह रेसिपेंट बेस्ड टैक्स हो गया है। मतलब रेसिपेंट को टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर कोई साल में किसी भी व्यक्ति को जहाँ तक 50,000 से ज़्यादा की अगर गिफ्ट नहीं मिलती है ऑल सोर्सेज से, तो वो उसकी इनकम नहीं गिनी जाती है। परंतु एक बार जैसे ही यह सब गिफ्ट की को मिला के अगर वैल्यू जो है, भले वो कैश में है, काइंड में है, 50,000 क्रॉस कर जाती है, तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है आपके हाथ में। मतलब ऐसा नहीं कि शुरू का 50,000 का एग्जम्पशन और 50,000 के ऊपर आपको ऐड करना टैक्स लगेगा, पूरी की पूरी पे टैक्स लगेगा, और आपकी जो रेगुलर स्लैब है उसके हिसाब से आपको इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। परंतु पूजा, एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो गिफ्ट है वो हर एक व्यक्ति से मिले उस पर टैक्स नहीं लगता, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो कुछ स्पेसिफाइड रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलती है वो इनकम नहीं मानी जाती है। वो साल में भले कितनी बार भी ले, कितने रुपए की भी गिफ्ट ले, वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है। और ये स्पेसिफाइड रिलेटिव की डिफिनेशन में भाई बहन दोनों आते हैं। मतलब बहन के लिए भाई स्पेसिफाइड रिलेटिव हो गया, और भाई जो गिफ्ट देता है वो बहन के हाथ में पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी। एक बार बात में और पूजा बताना चाहूँगा कि अगर भाई अपनी सिस्टर को नकद के रूप में कोई गिफ्ट देना चाहता है तो एक मौके पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की गिफ्ट देते हैं तो आपकी सिस्टर के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितने की गिफ्ट आई है उतने की पेनल्टी लगा सकते हैं। बाकी आप साल में जितनी बार चाहे और जितनी चाहे उतनी 2 लाख के भीतर की कैश नकद में गिफ्ट अपनी सिस्टर को दे सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए गिफ्ट के ज़रिए भाई अपनी बहन को एसेट, ज्वेलरी या फिर शेयर्स देता है, और अगर उनको पैसों की ज़रूरत हुई और अगर उन्होंने वो बेच दिया, तो फिर क्या तब भी वो टैक्स फ्री होते हैं या फिर उसमें कुछ टैक्स लग सकता है? नहीं पूजा, टैक्स फ्री नहीं होता है। मतलब ये जो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन है वो इनकम नहीं माना जाता है। मतलब ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। परंतु जब बेचा जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। कई लोग सोचते हैं क्योंकि सिस्टर की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है तो पूरी की पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, वैसा नहीं है। मतलब जो सिस्टर है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा,
और उस पे जो उसका होल्डिंग पीरियड है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड इम्पोर्टेंट है। तो आपके ब्रदर ने वो असेट कितने टाइम तक रखी थी, अगर ब्रदर ने खरीदी और ब्रदर को भी और कहीं से मिली थी, तो जो अल्टीमेटली जिसने खरीदी थी वहाँ से पीरियड चालू होगा, और सिस्टर जब बेचती है तो पूरा पीरियड कंसिडर किया जाएगा और उससे डिसाइड होगा कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, अगर आपके ब्रदर ने खरीदी है वो आइटम, तो ब्रदर की कॉस्ट गिनी जाएगी। अगर ब्रदर को और कहीं से मिली तो जिसने भी अल्टीमेटली पेमेंट किया है उसकी कॉस्ट गिनी जाएगी, और वहाँ से इंडेक्सेशन का बेनिफिट होगा, और सिस्टर को उस हिसाब से उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस बातों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए कि गिफ्ट पर टैक्स के नियम क्या हैं और किस किस तरीके से आप जो भाई हैं वो अपनी बहनों को मदद कर सकते हैं उनकी टैक्स प्लानिंग करने में। चलिए, इसी नोट के साथ बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद है हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।